नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के अध्याय संख्या 3 के बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने क्या है, जो हिटलर ने जर्मनी के पुनर्निर्माण के लिए जो प्रगति शुरू की थी, जो कार्यविधि शुरू की थी, जिसका अंजाम अपने को दूसरे विश्व युद्ध के रूप में देखना पड़ता है, जिसका अंजाम हमें हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के हमले के रूप में देखना पड़ता है, जिसका नतीजा जर्मनी को क्या है, युद्धबंदी जो बनाए गए थे या युद्ध के जो दोषी थे उनके सज़ा के रूप में देखना पड़ता है। उसके पीछे की जो नाज़ीवाद की विचारधारा थी उसके बारे में अपने को क्या है, पढ़ना है इस वीडियो के अंदर। तो देखिए कि जैसा कि हमने देखा कि आज तक जो पॉपुलर बात रहती है हिटलर के बारे में, कि हिटलर का नाम आएगा तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की चर्चा की जाएगी कि हाँ भाई, वह जो है वो दूसरे विश्व का जन्मदाता है, दूसरे विश्व युद्ध के जो जनसंहार होता है उसका जन्मदाता है। लेकिन क्या सिर्फ युद्ध के कारण जनसंहार हुआ था, या फिर नाज़ी विचारधारा इतनी ज़्यादा बुरी थी कि बिना युद्ध के भी उन्होंने क्या है, जनसंहार शुरू कर दिया था? उसी नाज़ी विचारधारा के दृष्टिकोण के बारे में अपने क्या है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था। विश्व नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। देखिए, नाज़ियों का दृष्टिकोण क्या था, उनकी सोचने की क्या राय थी, या उनके सोचने का जो तरीका था उसके आधार पर किस प्रकार से वो लोगों को विभेद करते थे या भेदभाव करते थे, और उस भेदभाव का नतीजा उन लोगों के लिए क्या रहता है, वो चीज़ें अपने अभी पढ़ते हैं। जो नाज़ी विचारधारा थी हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी, यानी नाज़ी विचार धारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण। नाज़ी विचारधारा को जन्म देता है हिटलर, और हिटलर का जो दृष्टिकोण था वही क्या है, नाज़ी विचारधारा के रूप में जाना जाता है। यानी हिटलर जो था वो विश्व को किस प्रकार से, किस एंगल से, किस तरीके से देखता था, वही चीज़ क्या है, हमारे सामने नाज़ी विचारधारा के रूप में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि नाज़ी विचारधारा क्या थी, और इस विचारधारा या इस दृष्टिकोण या इस नाज़ी विचारधारा के अनुसार क्या था कि समाज में सभी को बराबरी का कोई हक नहीं है। You can be little surprised by this thing, बट जो चीज़ हमने लिखी है वह क्या है, नाज़ी विचारधारा का प्रथम मूल आधार है। कैसे कि समाज के सभी बराबर, जो सभी समाज में क्या है, सभी को बराबरी का हक नहीं है। हमने आज तक पढ़ा होगा कि सभी को क्या है, बराबरी का हक है, सभी को समानता का मिलनी चाहिए, सब बराबर होते हैं, लेकिन नाज़ी विचारधारा में नहीं। यानी यहाँ अगर मैं लिख दूँ कि नाज़ी विचारधारा अनुसार
नाज़ी विचारधारा अनुसार क्या है कि समाज में सभी को बराबरी का कोई हक नहीं है, कोई भी समाज में क्या है सब बराबर नहीं हो सकते। वो क्या है, वे नस्ली का मतलब होता है रेश, ठीक है, रंग रूप आदि आधार पर, ठीक है, नस्ल के आधार पर, नस्ली आधार पर, यानी किसी प्रकार की नस्ल किसकी कैसी है आधार पर या तो बेहतर है और या कमतर है। यानी नाज़ियों का मानना यह था कि सभी लोग क्या है बराबर बिल्कुल नहीं हो सकते, कभी भी क्या है सभी लोग बराबर नहीं हो सकते, या तो वो क्या है बेहतर हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, या फिर वो बिल्कुल ही क्या है कम हो सकते हैं उनसे, ठीक है। और इसके पीछे क्या है कई कारण भी बताते हैं वो, ठीक है। पहले उनके नज़रिए के अनुसार समझ लेते हैं। उनके अनुसार क्या है, ब्लॉन्ड यानी जो नीली आंखों के होते हैं, ठीक है, नीली आंखों वाले, ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले, या फिर नॉर्डिक जर्मन आर्य, नॉर्डिक जर्मन आर्य, ठीक है। यह तो क्या है सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ विश्व में यह प्रजाति या यह जो जाति है नस्ल के आधार पर यह सर्वश्रेष्ठ है, यानी यह इंसानों की, मनुष्य की सबसे अच्छी नस्ल है, ठीक है। जैसे जानवरों में क्या है नस्ल के आधार पर अपने उनको डिवाइड करते हैं, इंसानों में नहीं करते हैं नस्ल के आधार पर। लेकिन हिटलर का मानना या नाज़ी विचारधारा के अनुसार क्या है उसको नस्ल के आधार पर वो मानते थे, विभेद करते थे, क्या है उनमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेद किया जाता था। और जो नॉर्डिक जर्मन आर्य हैं उनके अलावा जितनी भी जातियां विश्व में रहती हैं या जितने भी नस्ल के लोग रहते हैं, चाहे वो क्या है जो यहूदी हैं, यहूदी या अन्य सभी प्रकार की नस्लें, वो क्या हैं निम्न प्रकार की नस्ल है, ठीक है। अब ये नस्ल का भेद तो चलो वो करते थे, लेकिन इस आधार पर उन्होंने क्या है मारा क्यों लोगों को, जनसंहार क्यों किया, ठीक है। पहली चीज़ तो क्या है वो यहूदी लोगों को नस्ल विरोधी मानते थे, नस्ल विरोधी मानते थे। दूसरा कट्टर शत्रु मानते थे अपना, कट्टर शत्रु, यानी नाज़ी जो लोग थे वो यहूदियों को एक तो क्या है नस्ल विरोधी मानते थे, क्योंकि वो नाज़ियों का कहना था कि यह क्या है यहूदी जो लोग हैं वो हमारी नस्ल को ख़राब कर देंगे। दूसरा कट्टर शत्रु थे वो, और इसी कारण से थे, ठीक है, नस्ल के कारण ही क्या है वो उनके शत्रु थे। अब देखिए बाकी जो तमाम समाज थे उनको बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मनी आर्यों और यहूदियों के क्या है बीच में रखा जाता था, यानी यह नस्ल जो थी बाकी नस्लें उनको क्या है बीच आधार पर माना जाता था, यहूदियों को सबसे नीचे और सबसे ऊपर नॉर्डिक जर्मन आर्य रहते थे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके पीछे कारण क्या देते हैं, जो जर्मनी के नाज़ी लोग हैं वो ऐसा करने के पीछे कारण क्या देते हैं। उनके पीछे का कारण जो है वह दो व्यक्तियों के कारण मानते हैं,
एक तो चार्ल्स डार्विन और दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर। यानी एक तो क्या है हर्बर्ट स्पेंसर को और चार्ल्स डार्विन, दो क्या है उनके लिए आइडियल पुरुष थे जिनकी विचारधारा के आधार पर नाज़ी या हिटलर ने क्या है भेदभाव करना शुरू किया था। अब उनकी विचारधारा के अनुसार भेदभाव करना शुरू कैसे करते हैं वो, ठीक है, यानी हिटलर की जो नाज़ी सोच थी वो उनके सिद्धांतों पर आधारित थी। अब बता दूं मैं आपको कि डार्विन क्या थे, एक प्रकृति वैज्ञानिक थे, प्रकृति वैज्ञानिक। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, जो क्या है मटर के पौधों वगैरह के बारे में जो सिद्धांत इनका आता है। और जो हर्बर्ट स्पेंसर थे वह भी क्या है पौधों और पशुओं के बारे में जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अति जीविता का सिद्धांत। अति जीविता का सिद्धांत। अब मैंने जो चीज़ बोली है वह गौर करने वाली यह है कि यह जो सिद्धांत था वह था पौधों और पशुओं हेतु, लेकिन इसमें मैंने मनुष्य शब्द को नहीं जोड़ा है। यानी यह जो सिद्धांत था किसका, हर्बर्ट स्पेंसर का, उसमें मनुष्य के बारे में या उनकी नस्ल के बारे में, उनके बारे में किसी भी प्रकार का बयान नहीं देता है। अगर इसको थोड़ा सा मैं बता दूं कि उनके सिद्धांत के अनुसार, यानी अति जीविता का सिद्धांत जो है वो यह कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, यानी जो सबसे ताकतवर होगा, जो सबसे परफेक्ट होगा, जो सबसे पूर्ण होगा, वही क्या रह सकता है इस दुनिया में, जीवित रह सकता है। लेकिन यह बात किसके लिए की गई थी, ये सिद्धांत किसके लिए बनाया गया था, पौधों और पशुओं के लिए बनाया गया था। इंसानों की नस्लों के भेदभाव के बारे में नहीं कहा गया था, क्योंकि मनुष्य जो होते हैं वह अपने आप में विकसित प्रजाति है, उसमें क्या है परिपूर्ण होना या अपूर्ण होना यह क्या है विभेद के लायक नहीं समझा जाता है। लेकिन यह क्या है वो उन्होंने नहीं सोचा था। यानी जो हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत था वह पौधों और पशुओं के लिए था, क्या था कि जो सबसे योग्य है, जो सबसे योग्य है वही जीवित या वही जिंदा बचेगा। ठीक है, और इसी सिद्धांत को क्या है हिटलर ने अपनी विचारधारा के अंदर जोड़ा। यानी जो प्रजातियां क्या है बदलती हुई वातावरणीय, यानी इसको सिद्धांत को समझा देता हूं मैं शॉर्ट में, कि जो प्रजातियां हैं पशुओं की, पौधों की, वह बदलते हुए पर्यावरण के साथ अपने आप को बदल लेती है तो वह क्या है जिंदा रह सकती है। ठीक है, ये साधारण सी बात है, प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव के साथ साथ जो बदलता रहता है, जो चेंज करता है अपने आप को, वही क्या है उस बदलाव में स्थिर रह पाता है, टिक पाता है। अगर कोई बदलाव नहीं करता है अपने आप में तो वह जीवित नहीं रह सकता है। यह किसके लिए था, प्रजातियों के लिए था, पौधों और जीवों की। लेकिन
हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत, चाहे चार्ल्स डार्विन का जो प्रकृति के सिद्धांत थे, जो नस्ल संबंधी सिद्धांत थे, जैसे मटर वाला जो सिद्धांत रहता है कि क्या है, जो दो अलग अलग प्रकार के पौधों को आपस में मिलाने से क्या है, तीसरे प्रकार का पौधे का जन्म होता है, जिसमें क्या है, गुण और अवगुण दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या है, यह प्रकृति के लिए था। ठीक है, लेकिन जो हिटलर ने समझा वह इंसानों के लिए भी लागू कर दिया। यानी चयन के सिद्धांत जो थे वो एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था। उसमें क्या है, इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की थी। लेकिन जो नस्लवादी विचारक थे या राजनेता थे, उन्होंने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचार का सहारा लिया। यानी उन्होंने किसके लिए इस प्रकार की विचारधारा को बनाया, जो उनसे पराजित हो चुके थे, जो उनसे दबते थे, जो उनसे निम्न थे, उनको और ज़्यादा निम्न स्थिति में पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या है, इस सिद्धांत का सहारा लिया। और इस सिद्धांत के सहारे के अनुसार उन्होंने क्या किया, वो देखते हैं अपने कैसा जनसंहार उनके द्वारा किया गया था। कि जो नस्लवादी विचारक थे वह ये बताता थे, या उनकी ये दलील थी कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी। ठीक है, इंसानों के लिए नहीं थी ये बात। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बता दी, इंसानों के लिए ये बता दिया कि जो नस्ल ताकतवर होगी वह जिंदा रहेगी। ठीक है, और इसीलिए जो शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल किसको माना था, नॉर्डिक जर्मन आर्य को नाज़ियों ने क्या है, सबसे अच्छी नस्ल माना था। और सबसे बुरी नस्ल किसको माना था, यहूदियों को माना था। अब सबसे बुरी और अच्छी नस्लों के भेद के कारण क्या होता है, वह दूसरे लोगों से भेदभाव करना शुरू करते हैं। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू जो है वो जीवन परिधि की जो भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित है। दूसरा कारण, यानी यह तो क्या है, पहला कारण था, दूसरा कारण क्या है, जो मैंने पढ़ा था कि जीवन परिधि की भू राजनीतिक क्या थी, अवधारणा। या फिर इसको क्या है, एक और अन्य नाम से भी संबोधित किया जा सकता है, लेबेंस्ट्राउम। ठीक है, जर्मन भाषा का है यह लेबेंस्ट्राउम। या भू राजनीतिक अवधारणा, जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा के अंतर्गत क्या रहता है कि यह मानता है कि लोगों को क्या है, बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और इन नए इलाकों में जाकर बसने वाले लोगों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल पेश नहीं होगी। यानी हिटलर का जो दूसरा रीजन था विश्वयुद्ध करने का या जनसंहार करने का, वह यह रहता है कि अगर वह जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मनी की जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, उसके लिए क्षेत्र को बढ़ा कर रखेगा, ठीक है, उसके बसाने के लिए क्षेत्र की कमी नहीं आने देगा, तो क्या होगा, उनके देश का क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा और जो लोग हैं उनको अपने नेटिव कंट्री से बिछड़ने का दुख नहीं होगा। यानी स्वयं के जहाँ जन्म स्थान था उनका, उससे बिछड़ने का उनको दुख नहीं महसूस होगा। ठीक है, ये जो दो कारण रहते हैं। पहला, नस्ल सुधार कार्यक्रम, यानी वो हिटलर जो चाहता था वह यह चाहता था कि जो बाकी नस्लें हैं, जो कमज़ोर प्रकार की नस्लें जिनको वह मानता था, ठीक है, उसके अनुसार से जो कमज़ोर नस्लें थीं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी प्रकार की नस्लें कमज़ोर नस्लें नहीं कहलाई जा सकती, सबके अपने अपने गुण होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अनुसार क्या था, जो जर्मन नॉर्डिक आर्य थे वह सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल थी और उनको जिंदा रखने के लिए वह क्या चाहता था, बाकी नस्लों का खात्मा चाहता था, ताकि वो नस्लें क्या है उसके साथ मिश्रण न कर पाएँ, उनको कोई नुकसान न पहुंचा पाए। दूसरा उसका कारण क्या था, जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा थी, लेबेंस्ट्राउम
जिसके अनुसार वह अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र जीत कर देना चाहता था, ताकि लोग वहाँ पर जाकर क्या कर सकें, बसाव कर सकें, और उस बसाव के द्वारा वहाँ उनको देश के क्षेत्र में फैलाव के द्वारा अपने जन्म स्थान के बारे में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। साथ ही साथ वह क्या है, जर्मन राष्ट्र के लिए असीमित संसाधन, सीमित संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसके अलावा बेहिसाब शक्ति, यानी सबसे पावरफुल अगर कोई नागरिक हो तो वह जर्मनी का नागरिक हो। ठीक है, ऐसा वह चाहता था, बेहिसाब शक्ति चाहता था, अपने देश के लिए इकट्ठा करना चाहता था। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को फैलाना चाहता था, ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह पर इकट्ठा किया जा सके, और इसी के कारण क्या है, पोलैंड पर कब्जा करना वह शुरू करता है, और पोलैंड को क्या है, इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बनाया जाता है। यानी नाज़ी वाद की अवधारणा, नाज़ीवाद की अवधारणा का की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ बनाई जाती है, पोलैंड के अंदर। ठीक है, तो यह कुछ रीजन रहते हैं उसके जनसंहार के। ठीक है, अब इसी पॉइंट का जो सब पॉइंट है वह पढ़ते हैं, जो रहता है कि नस्लवादी राज्य की स्थापना वह किस प्रकार से करता है। यह तो क्या है, सिर्फ हमने उसकी विचारधारा को पढ़ा है कि ऐसा वह चाहता था। ठीक है, ऐसा करने के लिए उसने क्या क्या किया, कितनी बुरे कार्य उसने किए थे अपने जीवन के दौरान, उन चीज़ों को अपने पढ़ते हैं। यानी नेक्स्ट पॉइंट अपना रहता है नस्लवादी राज्य की स्थापना। नस्लवादी राज्य की स्थापना। तो देखिए, नस्लवादी राज्य की स्थापना के लिए उसने, जैसा कि मैंने बताया था कि जो कास्ट सिस्टम उसने बना रखा था या नस्ल सिस्टम उसने बना रखा था, वो देखिए कि सबसे ऊपर होंगे जर्मन, नॉर्डिक, आर्य। सबसे नीचे कौन होंगे, यहूदी। यानी सबसे पहले जो दुश्मन थे वह है, और बीच में क्या होगा, अन्य नस्लें, जिनको भी वह पसंद नहीं करता था। ये नहीं था कि सिर्फ यहूदियों को मारा जाता था या सिर्फ यहूदियों को ही कमज़ोर नस्ल समझकर उनको ख़त्म करना शुरू किया था, बाकी की जो नस्लें थी वह भी उनसे कमतर मानी जाती थी, और इसी के कारण बाकी नस्लों का भी वही हाल किया गया जो यहूदियों के साथ जितना बुरा किया गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको कि सत्ता में पहुंचते ही क्या है, नाज़ियों ने शुद्ध जर्मनी के लिए विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना करने के सपने लागू कर दिए। ठीक है, यानी विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना करना उन्होंने शुरू कर दिया था। यानी पहला कार्य क्या करते हैं, विशिष्ट नस्ली समुदाय बनाना वो शुरू करते हैं। विशिष्ट नस्ली समुदाय के अंतर्गत का मतलब क्या रहता है कि सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मनी में समाज के मौजूद उन राज्य समाजों व नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। यानी प्रथम कार्य क्या रहता है, अवांछित माने
जाने वाली नस्लों को समाप्त करना शुरू किए। यह रहता है प्रथम कार्य नस्लवादी राज्य की स्थापना करने के लिए, नस्लवादी समाज की स्थापना करने का पहला कार्य था। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे, ठीक है, और उसकी नज़र में केवल ऐसे ही लोग क्या थे, वांछित थे, ठीक है, यानी स्वस्थ और शुद्ध नॉर्डिक आर्य जो थे, ठीक है, वही क्या थे, वांछित लोग थे। अवांछित लोगों में कौन कौन थे, अशुद्ध या अस्वस्थ नॉर्डिक आर्य भी उन्हीं के अंदर शामिल थे। यहूदी, जिप्सी या अन्य प्रकार की जितनी भी जनजातियां वहाँ पर या जितने भी प्रकार के लोग वहाँ पर रहते थे, वह सभी को क्या समझा जाता था, अवांछित समझा जाता था। केवल ये ही लोग थे जिनको क्या है, तरक्की या वंश विस्तार के योग्य माना जाता था। किन लोगों को, वांछित लोगों को, यानी जर्मन नॉर्डिक आर्यों को ही क्या है, इस लायक समझा जाता था कि वह अपने नस्ल और अपने वंश का क्या है, आगे विस्तार कर सके, उनको तरक्की का अवसर दिया जा सके। सिर्फ इन्हीं को, बाकी सबको के लिए क्या बना दिया गया, उनको उन्होंने मौत। बाकी सब क्या डिजर्व करते हैं, मौत डिजर्व करते हैं नाज़ी विचारधारा के अनुसार, और जर्मन नॉर्डिक आर्य क्या डिजर्व करते हैं, तरक्की, उन्नति, ऐसा वह नाज़ी विचारधारा के अनुसार चाहते थे। लेकिन यह क्या है, पूर्णतः भेदभाव की स्पष्ट जो छवि है हमें नज़र आ रही है, वह गलत प्रक्रिया जो हिटलर ने शुरू की थी सिर्फ अपने देश के सुधार के नाम पर, वह बहुत ज़्यादा बुरी थी। किसी भी प्रकार के व्यक्ति को, चाहे उसमें किसी भी प्रकार के गुण हैं या अवगुण हैं, उसको नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाना या नस्ल के आधार पर मारना सबसे बुरी चीज़ है, खासकर जब वह अस्वस्थ व्यक्ति हो। लेकिन जो नाज़ी लोग थे उन्होंने इस प्रकार की किसी भी चीज़ को नहीं माना था, ठीक है। ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का हक नहीं था जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे, ठीक है। यूथनेंजिया का मतलब है कि जो दया मृत्यु है वह देना, दया मृत्यु। यानी जो अस्वस्थ नॉर्डिक आर्य थे उनको भी क्या है, जीने का अधिकार वह नहीं मानते थे, इसीलिए उनको क्या दी जाती थी, यूथनेजिया यानी दया मृत्यु दी जाती थी। और यूथनेजिया यानी दया मृत्यु के कार्यक्रम के तहत नाज़ी अफसरों ने क्या है, असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया जिन्हें वे मानसिक व शारीरिक रूप से अयोग्य समझते थे। यूथनेजिया के यानी दया मृत्यु के कार्यक्रम के तहत मानसिक तथा शारीरिक, मानसिक या शारीरिक रूप से जिनको अयोग्य व्यक्तियों को मारा गया। यानी जिनकी इस गलती कोई भी नहीं थी, वो जन्म के साथ है मानसिक या किसी शारीरिक कमी के साथ पैदा हुए थे, सिर्फ इसी गलती के कारण क्या है, जो गया है वास्तव में गलती कहलाने के लायक नहीं है,
उसके कारण भी क्या है, जो जर्मन अफसर थे उन्होंने क्या है उनको मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ यूथनेसिया के नाम पर, दया मृत्यु के कार्यक्रम के नाम पर, क्योंकि वह सिर्फ वही चाहते थे कि जो स्वस्थ है, जो पूर्ण है, जो परफेक्ट है, उन्हीं को क्या है जीने का अधिकार है। इस प्रकार की नाज़ी विचारधारा के कारण नाज़िक राज्य की स्थापना के लिए यह प्रथम कार्य उनके द्वारा